हेलो एवरीवन, वेलकम। तो देखिए, जब हम स्टील स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जब हम स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, तो हमें टेंशन मेंबर को भी डिजाइन करना पड़ता है। और टेंशन मेंबर की जो एफिशिएंसी है वो एक इफेक्ट है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। क्लियर? एंड दैट अफेक्ट इज नोन एज शियर लैग इफेक्ट। जो आप टेंशन मेंबर डिजाइन कर रहे हैं वहां पे किसी कारण की वजह से एक इफेक्ट आ जाता है जिसे हम शियर लैग इफेक्ट बोलते हैं। तो हम इस इफेक्ट के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। इसके अलावा इस इफेक्ट के क्या ड्रॉबैक हैं, किस तरीके से एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है, इसके अलावा कि भाई हम इस इफेक्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या कैसे काउंटर कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। देखें, टीयर लैग इफेक्ट जो है हमारा मेनली आता है टेंशन मेंबर में। अगर आपका कोई मेंबर है, ठीक है, जिसको आपने किसी एक पर्टिकुलर टेंसाइल लोड लेने के लिए डिजाइन किया है, वहां पे हमें शियर लैग इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। अब देखें, शियर लैग इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, उस सभी को आप इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो तो मेरे पास एक जो टेंशन मेंबर है, वो टेंशन मेंबर मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल एक एंगल सेक्शन की हेल्प से बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आप एंगल देख पा रहे हो, ये टेंशन मेंबर का मेन मेंबर है जिस पे टेंशन अप्लाई हो रहा है। ये आप मान लीजिए कि यहाँ पे टी टेंशन अप्लाई हो रहा है। क्लियर? और इस मेन मेंबर को या टेंशन मेंबर को मैंने एक गसेट प्लेट से कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर ना? आपके पास ये एंगल था और इस एंगल को आपने क्या किया, इस तरीके से गसेट प्लेट से कनेक्ट कर दिया। क्लियर? अब देखो, एंगल में आप सभी लोग जानते हो कि एंगल में दो डिफरेंट लेग आपके पास अवेलेबल होते हैं। जब हम गसेट प्लेट से कनेक्शन करेंगे तो केवल और केवल हम एक ही लेग को कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर ना? अगर आप एंगल को गसेट प्लेट से कनेक्ट कर रहे हो तो एक लेग आप उसका कनेक्ट कर पाओगे। और जनरली जो हमारे कोड रिकमेंड करते हैं वो ये होता है कि आप हमेशा लॉन्गर लेग को कनेक्ट करो। क्लियर? उससे क्या होगा कि आपके पास जो अवेलेबिलिटी रहेगी कनेक्शन के लिए वो ज्यादा रहेगी और शियर लेग इफेक्ट भी थोड़ा कम अफेक्ट करेगा वहां पे। क्लियर? तो आप अगर यहां पे देखें तो जो आपका टेंशन मेंबर था, जो आपका एंगल सेक्शन था, वो इस गसेट प्लेट से कनेक्ट था। ये आपकी गसेट प्लेट हो गई। क्लियर ना? ओके। और जो आपके कनेक्शन होंगे, आप जो भी कनेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हो, चाहे आप रिवेट करवा रहे हो, चाहे आप वेल्ड प्रोवाइड करवा रहे हो, वो केवल और केवल एक ही लेग पे आपके रहेंगे। तो ये मेरे पास क्या हो गया, वो लेग हो गया इस एंगल का जिस पे कनेक्शन किए हुए हैं, जो आपका गसेट प्लेट से कनेक्टेड है। इसे बोला जाता है कनेक्टेड लेग। दैट्स कॉल्ड कनेक्टेड लेग। और जो लेग आपका कनेक्ट नहीं है उस लेग को बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग लेग। दैट इज द आउटस्टैंडिंग लेग। अगर आपका उस साइड से क्रॉस सेक्शन देखने का मन हो तो इस तरीके से दिखेगा आपको कि ये आपकी गसेट प्लेट हो गई यहाँ पे। क्लियर? इससे हमने जो एंगल है वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपके रिवेट या बोल्ट जो भी हैं कनेक्शन के लिए वो लगाए हुए हैं इस तरीके से। ठीक है भैया? क्लियर? अब जो हमारे पास मेन प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, देखें जरा। देखो, एक तो सिंपल सा फंडा है अपना कि अगर एक मेंबर से दूसरे मेंबर में लोड का ट्रांसफर हो रहा है तो वो किससे होगा, वो केवल और केवल ये जो कनेक्शन प्रोवाइड आपने किए हुए हैं इनसे होगा। क्लियर? दैट मीन्स अगर इस मेन मेंबर पे आपके पी लोड आ रहा होता और इस लोड को मुझे गसेट प्लेट पे ट्रांसफर करना होता, तो ये जो लोड है ये किसकी हेल्प से ट्रांसफर होता, यहां पे जो आपने कनेक्शन प्रोवाइड किए हुए हैं इनकी हेल्प से। मतलब आप यहां पे देख पा रहे होगे कि आपने इस पर्टिकुलर एंगल को 3 बोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है गसेट प्लेट के। तो ये जो पूरा की पूरा लोड है आपका, ये इन बोल्ट के थ्रू गसेट प्लेट पे जाएगा। क्लियर ना? अब लोड को या स्ट्रेस को जाने के लिए जो अवेलेबल रास्ता है वो केवल और केवल ये बोल्ट है। क्लियर? अब प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई आपका जो कनेक्टेड लेग था या वो लेग जो आपका गसेट प्लेट से कनेक्टेड था, वहां पे तो आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, बेटर रहेगा। क्लियर? और जो आपका आउटस्टैंडिंग लेग है वहां पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, देखो आप समझे इस चीज को। देखो, आपकी गसेट प्लेट कुछ इस लेवल पे है। आपकी गसेट प्लेट जो है इस सेक्शन से स्टार्ट हो रही है। अगर आप गसेट प्लेट से कुछ डिस्टेंस पहले देखेंगे तो आपका जो टेंसाइल लोड था वो पूरे की पूरे मेंबर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है पूरे सेक्शन पे। लेकिन जैसे जैसे मैं गसेट प्लेट के पास जाता जाऊंगा, होगा क्या कि जो आपकी स्ट्रेस है, जो आपका लोड है,
वो इन कनेक्शन की तरफ धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगेगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक ही रास्ता है लोड को गसेट प्लेट पे जाने के लिए, और वो है ये 3 बोल्ट या रिवेट। तो जायज सी बात है, आपके पास जितना भी लोड होगा या जितनी भी स्ट्रेस होगी, वो धीरे धीरे इन कनेक्शंस की तरफ जाना स्टार्ट करेगी। क्लियर ना? ओके। तो इसकी वजह से आप लोग देख पाओगे कि आपकी मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस धीरे धीरे जो पहले आउटस्टैंडिंग लेग पे थी, वो किस पे आ चुकी है? अब कनेक्टेड लेग पे आ चुकी है। क्लियर? अब आप खुद समझें कि अगर आपके पास कनेक्टेड लेग पे सारी की सारी स्ट्रेस आ चुकी है, तो इस कंडीशन में आपका जो कनेक्टेड लेग होगा वो क्या हो जाएगा? ओवरलोड हो जाएगा। वहां पे लोड जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो आपका आउटस्टैंडिंग लेग है वो अंडर लोडिंग रहेगा, उस पर लोड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब एक बहुत बेसिक सी बात हम जानते हैं कि आपके पास जो लेंथ में इंक्रीमेंट होता है टेंशन लोड की वजह से, जिसे हम स्ट्रेन बोलते हैं, क्लियर, वो स्ट्रेन आपका लोड के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिस मेंबर पे जितना ज्यादा लोड होगा वहां पे उतनी ही ज्यादा स्ट्रेन आएगी। दैट मींस वहां पे उस मेंबर की लेंथ में उतना ही ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा। क्लियर? अब यहां पे कनेक्टेड लोड, कनेक्टेड लेग जो था आपका, कनेक्टेड लेग पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ चुकी है, ये ओवरलोडिंग की कंडीशन में है, इस पे लोड बहुत ज्यादा है, तो इसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट आएगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन जो आपका आउटस्टैंडिंग लेग है जहां पे स्ट्रेस कम हो चुकी है, उस लेग में जो लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा वो क्या होगा? कम होगा। जायज सी बात है। तो यहां पे ये जो टेंशन मेंबर था, इसकी लेंथ में अनइक्वल इंक्रीमेंट आ चुका है, और टेंसाइल लोड की वजह से जो अनइक्वल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपकी लेंथ में होता है, इसी इफेक्ट को या इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? शियर लेग इफेक्ट बोला जाता है। क्लियर? टेंशन मेंबर में लोडिंग इम्बैलेंस की वजह से जो अनइक्वल या इम्प्रॉपर आपकी लेंथ इंक्रीमेंट हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? हम शियर लेग इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर ना? अब आप लोग यहां पे देख सकते हो कि इस शियर लेग की वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास, कि ये जो मेरा आउटस्टैंडिंग लेग यहां पे लगा हुआ था, ये वाला आउटस्टैंडिंग लेग जो था, इसका कुछ एरिया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं आ रहा है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, इस पार्ट में कोई स्ट्रेस नहीं है। क्लियर? क्योंकि पहले ही सारी स्ट्रेस कनेक्टेड लेग पे जा चुकी है। तो ये वाला जो पार्ट है आपके आउटस्टैंडिंग लेग का, ये आपका स्ट्रेस ट्रांसफर में या लोड ट्रांसफर में यूज नहीं आ रहा है। क्लियर? दैट मींस इस सेक्शन पे जो मेंबर है उसका नेट एरिया क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है। क्लियर? भाई अगर इतना एरिया मेरे पास काम नहीं आएगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में या लोड को ट्रांसफर करने में, तो जायज बात है नेट एरिया जिससे लोड ट्रांसफर हो रहा है टेंशन मेंबर में, वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। और जो स्ट्रेंथ होती है टेंशन मेंबर की, वो होती है आपके पास नेट एरिया इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। तो अगर आपका नेट एरिया गिर गया, तो जायज बात है कि स्ट्रेंथ जो होगी आपकी टेंशन मेंबर की, वो भी क्या हो जाएगी? यहां पे डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर ना? तो हमने ये समझा कि शियर लेग इफेक्ट क्या होता है। क्लियर? दूसरा हमने ये भी समझा कि अगर शियर लेग इफेक्ट आपका हो जाएगा, तो टेंशन मेंबर की जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर ना? उसकी एफिशिएंसी को क्या करेगा? कम करेगा। क्लियर? तो अब सवाल ये आता है कि सर इससे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, या इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, आप जड़ में जाओ, शियर लेग की जो जड़ है, जो रूट है उसकी, और वो ये थी कि शियर लेग हमारे पास किस वजह से आ रहा था, कि भैया आपका जो आउटस्टैंडिंग लेग था वो कनेक्ट नहीं था किसी मेंबर से। अगर वो किसी मेंबर से कनेक्ट होता या गसेट प्लेट से कनेक्ट होता, तो हम वहां भी कुछ बोल्ट या रिवेट प्रोवाइड करवा देते। और अगर कनेक्टेड लेग पे रिवेट होते, इसके साथ साथ जो आपका आउटस्टैंडिंग लेग है वहां भी रिवेट होते या बोल्ट होते, तो लोड आपका यहां से भी जाता, और जो आपका आउटस्टैंडिंग लेग था वहां पे स्ट्रेस की कमी नहीं आती। क्लियर? तो जायज बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता स्ट्रेस का, इस केस में आपके पास यूनिफॉर्म बन जाता, लेंथ में इंक्रीमेंट नहीं आता, तो शियर लेग इफेक्ट भी नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं शियर लेग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए? एक स्पेशल टाइप के एंगल होते हैं जिन्हें बोला जाता है लग एंगल, जिन्हें अपन बोलते हैं लग एंगल। इन लग एंगल को मेन मेंबर से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है? उसकी वजह से शियर लेग इफेक्ट आपका कम हो जाता है, काफी हद तक कम हो जाता है। पूरी तरीके से खत्म तो नहीं होता, हालांकि हम ऐसा मान लेते हैं, हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है वो ये बोलते हैं कि शियर लेग इफेक्ट आपका कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन काफी हद तक कम हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, जो टेंशन मेंबर में हमेशा रहता है। ठीक है? अब ये लग एंगल किस तरीके से आपके दिखते हैं? देखो यहां पे, देखो आप यहां पे आप देखोगे
तो ये आपका जो मेंबर है, आप देखो नीचे वाले फिगर में देखिए आपके पास, ये आपका मेन मेंबर था, ये आपका मेन मेंबर था। और इस मेन मेंबर में हमने कनेक्शन प्रोवाइड किए हुए थे, इस पे कुछ टेंशन लोड आ रहा था जिसको मैं टी बोल देता हूं। पहले पूरा की पूरा जो टेंशन लोड था ये मेन मेंबर के रिवेट या बोल्ट जो लगे हुए हैं इनसे जा रहा था। क्लियर। और मेन मेंबर के जो रिवेट या बोल्ट होंगे, जायज बात है, आपके किस पे होंगे, कनेक्टेड लेग पे होंगे। आउटस्टैंडिंग लेग अभी क्या था आपका, फ्री था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे आपके पास जो टॉप एंगल है वो मैं बोल देता हूँ कि मेन मेंबर है। तो पहले सारा लोड इस मेन मेंबर के कनेक्टेड लेग से जा रहा था। अभी मैंने क्या किया, एक छोटा एंगल का टुकड़ा जिसे लग एंगल बोला जाता है, उसे मैंने इस मेन मेंबर के पास में लगा दिया, जैसे देखो आप यहां देख पा रहे होगे। क्लियर। तो पहले जो आउटस्टैंडिंग लेग आपका फ्री था, उस आउटस्टैंडिंग लेग से मैंने लग एंगल को कनेक्ट किया, ये देखिए आप लोग। क्लियर। और इसके बाद इस लग एंगल को मैंने गसेट प्लेट से कनेक्ट कर दिया। आप इस फिगर में भी देख सकते हो इस बात को। क्लियर ना। तो जब आपका आउटस्टैंडिंग लेग गसेट प्लेट से कनेक्ट हो जाएगा इनडायरेक्टली, तो लोड जो है वो आउटस्टैंडिंग लेग से भी जाने लग जाएगा। स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो चेंज हो रहा था वो आपका अब यूनिफॉर्म बना रहेगा, और शियर लेग इफेक्ट आपका काफी हद तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो आपके पास एंगल है जिसे मैंने इस पर्टिकुलर इफेक्ट को कम करने के लिए यूज लिया, दैट इज कॉल्ड लग एंगल। क्लियर ना। आप यहां पे देख सकते हो ये आपका मेन मेंबर था, मैंने गसेट प्लेट से एक दूसरा एंगल कनेक्ट करके मेन मेंबर से कनेक्ट कर दिया, ये आपका लग एंगल हो गया। क्लियर। अब देखो कुछ गाइडलाइंस हमको दी हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं लग एंगल की डिजाइन से रिलेटेड। देखें जरा, लग एंगल की जो डिजाइन है उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस इंडियन स्टैंडर्ड ने बताई हुई है। सबसे पहले तो हम लग एंगल को मेन मेंबर से जब कनेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए आप लोग, ये वाले रिवेट या बोल्ट। क्लियर। तो कम से कम हमें 2 बोल्ट या 2 रिवेट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं एक रिवेट या एक बोल्ट प्रोवाइड कर देता हूं तो वो आपके सेक्शन को या जॉइंट को हिंज साइड में ले जाता है, फ्लेक्सिबल जॉइंट की साइड में ले जाता है, जो हमें ये बोल सकते हैं आप कि वो एफिशिएंसी को डाउन करता है। तो कम से कम 2 रिवेट या 2 बोल्ट होने चाहिए जिससे जॉइंट की रिजिडिटी बनी रहे। इसी तरीके से अगर आप इस लग एंगल को गसेट प्लेट से कनेक्ट कर रहे हो तो यहां भी मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट या बोल्ट आपके 2 होने चाहिए। क्लियर। इसके अलावा इनकी डिजाइन को लेके भी गाइडलाइंस बताई हुई है इंडियन स्टैंडर्ड में। देखें, आपके जो रिवेट लग एंगल को मेन मेंबर से कनेक्ट कर रहे हैं, या जो बोल्ट आपके लग एंगल को मेन मेंबर से कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपके ऑर्डिनरी बोल्ट या कॉमन बोल्ट जो यहां पे लगे हुए हैं आपके, इनसे ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। और कितने स्ट्रांग होने चाहिए इस बात के बारे में भी आपको बताया हुआ है। देखो, जो आपका मेन मेंबर था, उस मेन मेंबर में आउटस्टैंडिंग लेग पे जो लोड आ रहा था वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया प्रोपोर्शन में बंटवारा करके। क्लियर। अगर मैं आउटस्टैंडिंग लेग पे लोड जो आ रहा है वो अगर निकाल लेता हूं, तो आपका लग एंगल, ये ध्यान से सुनना, आपका जो लग एंगल है और इसके साथ साथ जो आपके लग एंगल और गसेट प्लेट के कनेक्शंस हैं, वो आपके 1.2 टाइम्स ऑफ आउटस्टैंडिंग लोड के लिए डिजाइन होंगे। मतलब जो आपका आउटस्टैंडिंग लेग पे लोड आ रहा था उससे 20% ज्यादा लोड के लिए डिजाइन किए जाएंगे। गसेट प्लेट को और गसेट प्लेट को इस सॉरी लग एंगल को और लग एंगल को गसेट प्लेट से कनेक्टेड करने वाले बोल्ट, इनको आप क्या करोगे, 20% ज्यादा लोड के लिए डिजाइन करोगे। इसी तरीके से मेन मेंबर को लग एंगल से कनेक्ट करने वाले जो कनेक्शंस हैं, चाहे रिवेट हो चाहे बोल्ट हो, वो 40% ज्यादा लोड के लिए डिजाइन किए जाएंगे। मतलब इनका जो डिजाइन है वो किसके लिए किया जाएगा, 1.4 टाइम्स ऑफ आउटस्टैंडिंग लोड के लिए। क्लियर है ना। तो ये डिजाइन के लिए कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, अगर आप प्रॉपर डिजाइन करते हो तब भी ये यूज आता है। क्लियर। तो अगर आपका एंगल सेक्शन लगा हुआ है तो उस केस में आपको एक लग एंगल लगाना पड़ेगा। इन केस अगर आपके पास जो मेन मेंबर है वो एक चैनल सेक्शन टाइप का हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो मेन मेंबर है वो चैनल सेक्शन है। क्लियर। इस तरीके का है ये। अगर मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन बनाता हूं तो आपका जो मेन मेंबर है वो एक चैनल की हेल्प से बनाया हुआ है इस तरीके से। अब शियर लेग तो यहां भी आएगा, यहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि इस मेन मेंबर का जो कनेक्शन होगा वो इसके वेब से होगा। इसके जो फ्लैंज हैं वहां पे अब स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, अगेन शियर लेग आएगा।
तो इस तरीके के केस में हम क्या करते हैं, अगेन लग एंगल को यूज करेंगे। लेकिन अब अगर आपके पास चैनल सेक्शन लगी हुई है तो इस केस में आपको दो लग एंगल यूज करने पड़ेंगे इस तरीके से। एक लग एंगल मैंने यहां पे लगाया और दूसरा लग एंगल मैंने यहां पे लगाया। क्लियर? जैसा आप यहां पे देख सकते हो, एक लग एंगल लगा दिया एक साइड वाले फ्लैंज पे और दूसरा लग एंगल लगा दिया दूसरे साइड वाले फ्लैंज पे। क्लियर? तो अगर चैनल सेक्शन से आपका मेन मेंबर बनाया हुआ है तो लग एंगल दो लगाए जाएंगे, अगर एंगल सेक्शन से बनाया हुआ है तो लग एंगल एक लगाया जाएगा। क्लियर? इसके अलावा देखें, यहां भी जो इनकी डिजाइन की जाएगी उसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई है। देखें जरा, जो आपका लग एंगल है और लग एंगल का गसेट प्लेट के साथ कनेक्शन है वो आपका 10% ज्यादा लोड के लिए डिजाइन किया जाएगा। और कौन सा लोड? जो आपका फ्लैंज का लोड है, क्योंकि भाई चैनल सेक्शन आपके पास होगी, इस पूरे सेक्शन पे लगने वाला टेंसाइल लोड जो होगा वो हमें पता होगा। तो एरिया की फॉर्म में या एरिया प्रोपोर्शन में हम डिवाइड करके वेब का और फ्लैंज का जो शेयरिंग लोड है वो निकाल सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस फ्लैंज के द्वारा रजिस्ट किए जाना वाला लोड मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये आपके पास जो फ्लैंज का लोड है इसके 10% ज्यादा लोड के लिए आपका गसेट प्लेट का और लग एंगल का कनेक्शन और इसके साथ लग एंगल, ये दोनों आपके 10% ज्यादा लोड के लिए डिजाइन होंगे। दैट मीन्स 1.1 ऑफ लोड ऑफ फ्लैंज। क्लियर ना? इसी तरीके से जो आपका मेन मेंबर है और लग एंगल है उन दोनों का जो कनेक्शन होगा वो आपका 20% ज्यादा लोड के लिए डिजाइन किया जाएगा। दैट मीन्स ये आपका डिजाइन होगा 1.2 टाइम्स ऑफ लोड इन फ्लैंज। क्लियर? इस तरीके से आपके डिजाइन क्राइटेरिया लग एंगल के लिए दिए हुए हैं। वो चीज जो हमने एंगल सेक्शन के केस में देखी थी कि मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट या बोल्ट आपके दो होने चाहिए, तो वो यहां भी फुलफिल किया जाएगा। यहां भी आपका जो लग एंगल कनेक्ट हो रहा है उसका मेन मेंबर के साथ और गसेट प्लेट के साथ जो कनेक्शन है वहां पे कम से कम हमें दो रिवेट या दो बोल्ट अप्लाई करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, जिससे कि सेक्शन की रिजिडिटी या जॉइंट की रिजिडिटी बनी रहे। क्लियर ना? तो ये शियर लैग इफेक्ट के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां थी। क्लियर? अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, अगर आपको शियर लैग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं कि भाई हम लग एंगल को किस तरीके से डिजाइन करते हैं, क्लियर ना, और इसके अलावा जो और गाइडलाइंस है शियर लैग इफेक्ट को कंसीडर करने की या काउंटर करने की इंडियन स्टैंडर्ड ने जो बताई हुई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जो चैनल है अपना स्वेट एकेडमी, आप इस पे आके देख सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड डिजाइन की वीडियो और भी मिल जाएंगी। क्लियर ना? सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड डे।